वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी से अध्याय है यहाँ पे 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण अभ्यास का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और कौन कौन से परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस पे भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं, अध्याय है 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 आता है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए। उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर 8 वर्षों तक प्रयोग करके सन 1865 में आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मटर के पौधों को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिसमें फर्स्ट है, मटर का पौधा वार्षिक होता है, इसे पूरे वर्ष उगाया जा सकता है, अतः इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड में देखिए आप लोग, इसके पुष्प उभयलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं। पुष्प की संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, लेकिन आसानी से परपरागण कराया जा सकता है, ठीक है। थर्ड में देख सकते हैं आप लोग, समयुग्मजी पौधे में शुद्ध लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। 4 में है, कृत्रिम परपरागण द्वारा बड़ी संख्या में बने संकर हाइब्रिड पौधे जननक्षम, ठीक है, होते हैं। और आगे है यहाँ पे 5 में, मटर में अनेक लक्षणों के वैकल्पिक विपर्यासी रूप उपस्थित थे, जैसे फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद, पौधे की लंबाई लंबा पौधा या बौना पौधा, ठीक है। वहीं पे देखिए प्रश्न संख्या 2 आता है यहाँ पे, निम्न में भेद करें। भेद करने का अभिप्राय अंतर करने से है, ठीक है। तो देखिए कम है यहाँ पे प्रभाविता और अप्रभाविता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर इस तरह से लिखेंगे, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर निम्न है, प्रभाविता और इधर अप्रभाविता। तो आइए देखते हैं। तो वह लक्षण विभेदक या एलील जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रभावी विभेदक व यह घटना प्रभाविता कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, अप्रभाविता वह विभेदक या एलील जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं, यह घटना अप्रभाविता कहलाती है, ठीक है। प्रभाविता की बात करें तो इसका कारण इसके एलील द्वारा पूर्ण कार्यशील एंजाइम का उत्पादन है, और इधर एलील में हुए उत्परिवर्तन से अकार्यशील एंजाइम बनता है या एंजाइम बनता ही नहीं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ख आता है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी, ठीक है। अंतर आप लोग उस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर निम्न है। तो ऐसे लिखेंगे, जब किसी पौधे के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म या जिन्स समान होते हैं तो यह पौधा उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है। ऐसे पौधों के सभी युग्मक एक समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, ओके। अब आइए यहाँ पर देख सकते हैं, जब इकाई लक्षण का कारक युग्म या जिन्स विपरीत प्रभाव वाले होते हैं तो यह पौधा उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी कहलाता है। ऐसे पौधों से 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते। संकर, यहाँ पे है, समयुग्मजी उस लक्षण के लिए शुद्ध प्योर होते हैं और विषम युग्मजी उस लक्षण के लिए संकर होते हैं, ठीक है। वहीं पे देखिए ग है यहाँ पे, एक संकर और द्विसंकर। तो एक संकर और द्विसंकर में अंतर निम्न है, ठीक
ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब एक लक्षण के विपर्यासी रूपों के शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। F1 पीढ़ी के पौधे प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करने पर F2 पीढ़ी में पौधे 9:3:3:1 के फिनोटिपिक अनुपात में प्राप्त होते हैं। यह सहलग्नता प्रदर्शित कर सकते हैं। एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, 9:3:3:1, ठीक है। देखिए वहीं पे प्रश्न संख्या 3 आता है, कोई द्विगुणित जिन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है। उत्तर में लिखेंगे आप लोग 6 स्थानों के लिए विषम युग्मजी जिनमें 3 विभिन्न लक्षणों के 6 वैकल्पिक रूपों के एलील होंगे। इसका जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी और सी होगा, ठीक है। अतः 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है, ABC, ठीक है, और कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी और सी, और यहाँ पे वही समझ जाइए आप लोग, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। यहाँ पे वैसे ही है, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 आता है, दिया गया है यहाँ पे एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या करो, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग कुछ इस तरह से देंगे, एक संकर क्रॉस का व्याख्या निम्न किया जा रहा है। मेंडल द्वारा एक समय पर एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर किए गए प्रयोग को एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। आगे है इसमें एक जीन के 2 वैकल्पिक रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे आता है यहाँ पे, मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का चयन किया, इनको पैतृक या जनक पीढ़ी यानी कि पेरेंटल जनरेशन कहते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए दूसरा में इनके मध्य संकरण, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडिशन और क्रॉस ब्रीडिंग कराया, ठीक है। इनसे बने बीजों के अंकुरित होने पर संकर लंबे यानी कि हाइब्रिड टॉल पौधे प्राप्त होते हैं। इसे F1 पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। अब वहीं पे देखिए थर्ड में आता है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधों में स्वपरागण कराया और इसके फलस्वरूप बने बीजों को बोने पर F2 पीढ़ी या द्वितीय संतानीय पीढ़ी में लंबे और बौने प्रकार के पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे आता है यहाँ पे, यह अनुपात अन्य तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर भी प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक चित्र है, ठीक है, आपको हम स्क्रीन पे शो कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है लंबा के लिए क्या उपयोग किया गया है, कैपिटल टी, ठीक है। और जो बौना के लिए है यहाँ पे स्मॉल टी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 पीढ़ी, ठीक है। और यहाँ पे भी कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे भी स्मॉल टी है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब सभी का क्रॉस होता है, स्वपरागण होता है, तो यहाँ पे देखिए लंबा पौधा और ये भी लंबा होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे
यहाँ पे भी है, उसके आगे का पिक्चर युग्मक, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, युग्मक, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है, यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये F1 पादप है, ठीक है। तो देखिए फिनोटाइप अनुपात लंबा बौना, ठीक है, 3:1, लंबा का 3 हो गया, ठीक है, और बौना का 1। जीनोटाइप अनुपात कैपिटल टी अनुपात, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी, ठीक है, 1:2:1। चित्र यहाँ पे मेंडल द्वारा संकरित शुद्ध वंशक्रम लंबे तथा शुद्ध वंशक्रम बौने पौधों की क्रॉस को समझने के लिए पनेट वर्ग का उपयोग, ठीक है। अब देखें यहाँ पे दिया गया है प्रभाविता का नियम, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब विरोधी तुलनात्मक लक्षणों वाले दो पौधे के मध्य संकरण हाइब्रिडेशन कराया जाता है तो केवल एक लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, उसे प्रभावी लक्षण डोमिनेंट ट्रेंड कहते हैं। यह प्रभाविता का नियम है, ठीक है। 5 में है यहाँ पे परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले परिभाषा लिखना है और दूसरा में चित्र बनाना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस, फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है, जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। आगे देखिए यहाँ पे बाहर से देखकर ज्ञात नहीं हो सकता, जब किसी जीव के किसी लक्षण का जीनोटाइप ज्ञात करना होता है तब उस जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से कराया जाता है। ऐसे संकरण क्रॉस को परीक्षार्थ या यहाँ पे परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस कहते हैं। परीक्षार्थ संकरण के पश्चात प्राप्त संतति की 2 अवस्थाएं प्राप्त होती है, जिसमें पहला यहाँ पे सभी संतति प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, या यहाँ पे दूसरा में आप लोग देख सकते हैं 50% जो संतति है 50%, ठीक है, प्रभावी लक्षण का 50% संतति अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपके NCERT बुक से पिक्चर बनाया गया है, ठीक है। आपको हम यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे, यहाँ से आप लोग देख के बना लीजिएगा अगर आपके पास बुक नहीं है तो। यहाँ पे है समयुग्मजी अप्रभावी, ठीक है, यहाँ पे समयुग्मजी अप्रभावी। तो इसमें समझाने का क्या है, ये आपकी बुक में पिक्चर है, आप लोग देख के बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए परीक्षार्थ संकर का आरेखीय प्रतिरूप, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छा सा पिक्चर बना लीजिएगा देख के अपने बुक से, ओके। तो यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त परिणामों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पहला में यहाँ पे बैगनी, यहाँ पे कैपिटल W रंग श्वेत रंग स्मॉल w के ऊपर प्रभावी होता है। जब सभी F1 सदस्य प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं तो इस अवस्था में अज्ञात जीनोटाइप समयुग्मकी प्रभावी लक्षण बैगनी रंग के पुष्प कैपिटल W तथा, ठीक है, वाला था। F1 पीढ़ी के सभी सदस्य विषम युग्मकी होंगे लेकिन फिनोटाइप प्रभावी लक्षण का होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे दूसरा की तरफ, क्या बोला जा रहा है। जब F1 पीढ़ी के 50% सदस्य प्रभावी लक्षण वाले तथा 50% अप्रभावी लक्षण वाले हो तो अज्ञात जीनोटाइप विषम युग्मकी प्रभावी लक्षण यहाँ पे है कैपिटल W स्मॉल w तथा, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण कैपिटल W और स्मॉल w वाला था। F1 पीढ़ी के आधे सदस्य विषम युग्मकी प्रभावी लक्षण वाले तथा आधे सदस्य सम युग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं। 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है
एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषमयुग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन करो। ठीक है, तो उत्तर में देखिए आप लोग गुणसूत्रों पर विभिन्न लक्षणों वाले जीन एक निश्चित स्थल पर स्थित होते हैं। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा जैसे शुद्ध नाटे पौधे और विषमयुग्मजी नर जैसे संकर लंबे पौधों के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति सदस्यों में 50% प्रभावी लक्षण वाले विषमयुग्मजी और 50% समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं होमोजाइगस है और यहाँ पे हेट्रोजाइगस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फीमेल प्लांट है और यहाँ पे मेल प्लांट है। ये प्योर डॉल्फ है और ये हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल टी है और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है। जब दोनों को क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो परिणाम निकलता है वो स्मॉल टी रह जाता है और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है। ये फीमेल गैमेट्स हो गए। ठीक है, ये वाले, और ये जो है ये मेल गैमेट्स हो गए। ठीक है, अब यहीं पे देखिए आप लोग ये स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है। फीमेल गैमेट्स की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये हाइब्रिड टॉल हो गया। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी हाइब्रिड टॉल हो गए। तो और यहाँ पे देखिए स्मॉल टी है, ये प्योर डॉर्फ हो गए, और ये भी स्मॉल टी हो गए, ये भी प्योर डॉर्फ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी हो गया और यहाँ पे स्मॉल टी हो गया। ये मेल गैमेट्स है F1 जनरेशन का। ठीक है, तो यहीं पे बताया जा रहा है। अब आगे देखिए, इसमें जब समयुग्मजी मादा की दोनों एलील प्रभावी हों तो दूसरी स्थिति बनेगी। अब देखिए मादा का बात हो रहा है। ठीक है, तो होमोजाइगस फीमेल और यहाँ पे हेट्रोजाइगस मेल। यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कैपिटल टी प्योर टॉल हो गए। यहाँ भी कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए जो यहाँ पे कैपिटल टी प्योर टॉल है। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल। ओके, तो आप लोग भी बना लीजिएगा, इस तरह से आपको भी याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी एक ही जीन स्थल वाले पौधों में संकरण से प्राप्त संतति का पनेट वर्ग द्वारा प्रदर्शन। देखिए प्रश्न संख्या 7 आता है, पीले बीज वाले लंबे पौधों, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हरे बीज वाले लंबे स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे से करने पर निम्न में से किस प्रकार के फेनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क में दिया गया है लंबे हरे और जो यहाँ पे ख में है बौने हरे। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे पीले बीज वाले लंबे पौधों व हरे बीज वाले लंबे पौधों के मध्य संकरण से प्राप्त फिनोटिपिक अनुपात निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित है। इसे नीचे बनाया है इसलिए निम्नांकित लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए येलो सीड टॉल और यहाँ पे ग्रीन सीड टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है कैपिटल बाई स्मॉल बाई। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और ये क्या है गैमेट्स है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कौन कौन से गैमेट्स हैं। यहाँ पे कैपिटल बाई और कैपिटल बाई स्मॉल बाई कैपिटल टी और स्मॉल बाई स्मॉल टी। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग, यहाँ पे है स्मॉल बाई कैपिटल टी, तो यहाँ पे कैपिटल बाई स्मॉल बाई और यहाँ पे कैपिटल टी दो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, तो यहाँ पे बन जाएगा येलो टॉल। ठीक है,
और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी मिल के बन जाएगा येलो टॉल। यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल टी मिल के बन जाएगा ग्रीन टॉल, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल वाई और कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा ग्रीन टॉल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब बात करें इसकी ग्रीन सीड टॉल की, ये सभी थी किसकी, येलो सीड टॉल की, ठीक है। तो बात करें अब इसकी, तो यहाँ पे है स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे है येलो टॉल। और यहाँ पे है कैपिटल वाई कैपिटल टी मिलके बन जाएगा येलो डॉर्फ। और यहाँ पे स्मॉल बाई कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके बन जाएगा ग्रीन टॉल। स्मॉल टी स्मॉल टी मिलके बन जाएगा यहाँ पे ग्रीन टॉर्फ, ठीक है। और यहाँ पे सभी आप लोग देख लीजिएगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये गैमेट्स हैं। और ये येलो टॉल 3 हो जाएगा, येलो डॉर्फ 1 हो जाएगा जो इसका परिणाम है। और ग्रीन टॉल 3 हो जाएगा, ग्रीन डॉर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे है फिनोटाइपिक रेशियो में है येलो टॉल अनुपात, यहाँ पे है येलो डॉर्फ। तो 6:2 है, ठीक है। 6:2 आता है यहाँ पे। तो ग्रीन टॉल और ग्रीन डॉर्फ मिल के आया 6:2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चित्र, कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी तथा स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी जिन संरचना वाले पौधों के मध्य संकरण से प्राप्त फिनोटाइप, अतः उपयुक्त के अनुसार फिनोटाइप संतति में लंबे हरे व बौने हरे पौधों का अनुपात निम्नलिखित है। कम है लंबे हरे 6 और कम है बौने हरे यहाँ पे 2:3:1, ठीक है। जब 2 को 6 से जब भागा देंगे तो 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे आ रहा है 3:1। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है 2 विषम युग्मजी जनकों का क्रॉस। यहाँ पे आपको हम बताए थे, ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसका मतलब पुरुष होता है और इसका अर्थ संकेत है ये, इसका मतलब महिला होता है, ठीक है। किया गया, ठीक है। मान ले 2 स्थल यहाँ पे संलग्न है तो देव शंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसका उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस स्थिति को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। मीठी मटर स्वीट पी में फूल का नीला रंग बी, यहाँ पे है कैपिटल बी, लाल रंग स्मॉल बी पर प्रभावी है। इसी प्रकार लंबा परागकण कैपिटल एल, गोल परागकण यहाँ पे स्मॉल एल, यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब स्मॉल एल हो जाएगा, ठीक है, पर प्रभावी है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी और यहाँ पे कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है, नीले लंबे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, नीले लंबे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल, ठीक है। देखिए यह 2 प्रकार के युग्म बनाएंगे क्योंकि जिन संलग्न है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल। यहाँ पे देखिए जब कैपिटल बी और कैपिटल एल है, यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल एल और कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है। तो बात यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं इसका मिलान कर दिया गया है। तो देखिए जब इसका और इसका इस तरह से जब होता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कैपिटल बी है तो 2 कैपिटल बी आ गया, ठीक है, 2
कैपिटल एल है तो 2 कैपिटल एल आ गया। ओके, और आपको बताते हैं, और यहाँ पे देखिए जब ये और जब इसका मिलान होता है, ठीक है, तो देखिए कैपिटल बी आ गया इधर से और इधर से स्मॉल बी आ गया, तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ से जब कैपिटल एल और यहाँ से स्मॉल एल, तो कैपिटल एल स्मॉल एल आ गया। ठीक है, और आगे देखिए आप लोग, और थर्ड कंडीशन में जब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे इसका ये और इसका ये जब मिलता है तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पहले स्मॉल बी नहीं, यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल बी लिखाएगा, फिर स्मॉल बी, फिर यहाँ पे कैपिटल एल, फिर स्मॉल एल। ठीक है, और फिर वैसा ही बात करें यहाँ की। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला जब ये और जब ये मिलता है तो देखिए स्मॉल बी और स्मॉल एल बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। अनुपात की बात करें यहाँ पे तो 3:1 हो जाएगा, और जन की अनुपात की बात करें तो 100% हो जाएगा, और पुनर्संयोजन अनुपात 0%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे आनुवंशिकी में टी.एच. मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख करें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे, ये सभी क्वेश्चन को परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, ने फ्रूट फ्लाई, जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं, ठीक है, पर प्रयोग किए और वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सत्यापन किया। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं कि क्या था तो आनुवंशिकी में मोर्गन का योगदान। आइए जानते हैं। देखिए, फर्स्ट में मोर्गन ने ड्रोसोफिला में अनेक सहलग्नता समूहों की खोज की। दूसरा में ड्रोसोफिला में सफ़ेद आँख वाली महत्वपूर्ण मक्खी की खोज का श्रेय भी मोर्गन को जाता है। ठीक है, थर्ड में है मोर्गन ने ड्रोसोफिला में अनेक एक संकर व द्विसंकर परीक्षण किए। फोर में है लिंग सहलग्न वंशगति संबंधी हमारी समझ विकसित करने में भी मोर्गन का महत्वपूर्ण योगदान है। 5 में है जीन मैपिंग, ठीक है, के संबंध में मोर्गन ने उल्लेखनीय कार्य किया। और देखिए 6 में आता है यहाँ पे उन्हें आनुवंशिकी में क्रोमोसोम की भूमिका संबंधी शोध कार्य हेतु सन 1933 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, किन्हें, तो मोर्गन को। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आता है, वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग वंशावली विश्लेषण यानी कि वंश आरेख या वंश वृक्ष के रूप में कुछ आनुवंशिक विशेषकों का 2 या अधिक पीढ़ियों का अभिलेख वंशावली कहलाता है। इनका विश्लेषण या अध्ययन ही वंशावली विश्लेषण है। ठीक है, लक्षण मानव रोगों से संबंधित हो सकते हैं या बिना किसी महत्व के। ठीक है, वंशावली विश्लेषण के उपयोग फर्स्ट में है, चूँकि मनुष्य में कंट्रोल संकरण संभव नहीं, अतः आनुवांशिक विकारों का अध्ययन वंशावली विश्लेषण से किया जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे किसी दंपत्ति को उसकी संतान में होने वाली असामान्यताओं के बारे में बताया जा सकता है। थर्ड में है, इससे मनुष्य के लिंग संलग्न रोगों संबंधी हमारी समझ बढ़ी है। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से MVVI क्वेश्चन है। ठीक है, लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं आपसे। ठीक है, कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण
एक्स वाई प्रकार का होता है। लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि। इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुणसूत्र यानी कि एक्स एक्स होते हैं तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र एक्स एवं दूसरी वाई होता है। ठीक है, शायद आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि आप लोग इसे बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, स्त्री में अंड जनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा एक एक्स लैंगिक गुणसूत्र होता है, एक्स प्लस वाई। इस प्रकार सभी अंडाणु जीन संरचना एक्स प्लस वाई में समान होते हैं, अतः स्त्री को समयुग्मकी लिंग यानी कि होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु जनन से बने 50% शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा एक्स गुणसूत्र व कुछ शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, इस प्रकार दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है, 50% शुक्राणु एक्स प्लस वाई तथा 50% शुक्राणु। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स प्लस एक्स गुणसूत्रों वाले होते हैं, अतः पुरुष को विषम युग्मकी लिंग, ठीक है, यानी कि हेटेरोगोमेटिक सेक्स कहते हैं। ठीक है, निषेचन के समय यदि एक्स प्लस वाई शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब x प्लस एक्स का संयोजन होता है तब मादा संतान पुत्री उत्पन्न होती है। यह केवल संयोग है कि कौन से शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है, इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। कॉमन सी बात है, आपको याद रखनी है। ठीक है, सिंपल सा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये जो है मादा का है, ये मादा का है और ये पुरुष का है। ओके, मादा में एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों का जब मिलन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स जो है मादा का अंडाशय होता है और पुरुष का एक्स वाई युग्मक जब मिलते हैं तो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो जब एक्स प्लस एक्स मिलता है तो एक्स एक्स लड़की बनती है, जब एक्स प्लस वाई जब का मिलन होता है तो यहाँ पे लड़का बनता है, यानी कि एक्स वाई। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। और देखिए यहाँ पे शिशु का रुधिर वर्ग O है। क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 12। तो पिता का रुधिर वर्ग A और माता का B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइपों की जानकारी प्राप्त करें। उत्तर में हो जाएगा रुधिर वर्गों की वंशागति। मनुष्य में रुधिर वर्ग बहु एलील्स का उदाहरण है। शिशु का रुधिर वर्ग O है, अतः उसका जीनोटाइप केवल दूसरा ही होगा, अन्य कोई नहीं, क्योंकि उसे एक अपने पिता से व दूसरा एलील यानी कि अपनी माँ से मिला है। अतः उसके पिता व माता को रक्त समूह A व B के लिए विषम युग्मजी ही होना चाहिए, तभी वह शिशु की पहला में एलील का योगदान कर सकेंगे। अतः पिता का रक्त समूह IA I तथा यहाँ पे स्मॉल I, माता का IB स्मॉल I होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए माता का यहाँ पे कैपिटल B है, यहाँ पे IBI, यहाँ पे IA और यहाँ पे I, यहाँ पे IB, यहाँ पे IA, IB, IA, I, ठीक है, IBI, I स्मॉल I, पिता का A है IAI। ठीक है, देखिए जो फादर का होता है वो IAI होता है और जो माता का होता है IBI होता है। ये बात आपको याद रखनी है।
अतः इस दंपति के अन्य बच्चों के रक्त समूह अब IA IB, A IAI, B IBI तथा O दूसरा हो सकते हैं। ठीक है, वहीं पे देखिए प्रश्न संख्या 13 आ जाता है। यहाँ पे निम्न शब्दों को जो है उदाहरण समेत समझाइए। यहाँ पे देखिए दो है। यहाँ पे अ में है सप्रभाविता और ब में है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो हम पहले अ का समझाते हैं। सप्रभाविता कोडोमिनेंस, वंशागति का वह प्रक्रम जिसमें किसी विषम युग्मजी में दोनों एलील अभिव्यक्त होते हैं सप्रभाविता कहलाता है। ठीक है, मनुष्य में AB रक्त समूह इसका उदाहरण है। यह बहु एलील मल्टीपल एलील्स का भी उदाहरण है। एलील IA से एंटीजन A तथा IB से एंटीजन B बनता है। I एलील कोई एंटीजन नहीं बनाता। एलील IA व IB दोनों सप्रभावी हैं। किसी मनुष्य में 3 में से 2 एलील हो सकते हैं। जब एलील IA IB प्रकार के होते हैं तब रक्त समूह AB होता है, जो सप्रभाविता का उदाहरण है। वहीं पे देखिए आप लोग अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, कुछ पौधों में दो विपरीत लक्षणों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, अर्थात दो विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतया प्रभावी लक्षण नहीं होता। दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसकी खोज कार्ल कोरेंस 1903 ने की थी। ठीक है, 1903 में किया था। तो ये देखिए ये सब एग्जाम्पल है, ऐसे ही आपको बता देते हैं। जब गुलाबांस पौधों के, ये सब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एक लाल पुष्प वाले तथा एक सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तब F1 पीढ़ी के गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तब F2 पीढ़ी में लाल गुलाबी व सफ़ेद पुष्प वाले पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप तथा फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है कैपिटल R रेड प्योर, जब क्रॉस होता है तो यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r वाइट प्योर, यहाँ पे पेरेंट पिंक हाइब्रिड F1 जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, तो यहाँ पे रेड होता है और जब ऐसे होता है तो पिंक होता है। ठीक है, तो कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे स्मॉल r तो पिंक वाइट F2 जनरेशन 1 रेड अनुपात 2 पिंक अनुपात 1 वाइट। ठीक है, इसी प्रकार प्राणियों में एंडलूशियन, ठीक है, मुर्गों में काले व सफ़ेद रंग के पंखों वाले मुर्गे तथा मुर्गियों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में नीले पंखों वाले चूजे उत्पन्न होते हैं। F1 पीढ़ी की संतति के बीच संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में काले नीले व सफ़ेद पंखों वाले चूजों का अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, वहीं पे देखिए प्रश्न संख्या 14 आता है। यहाँ पे बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, उदाहरण दे। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन, किसी जीन के किसी एक क्षारक में हुआ परिवर्तन, विलोपन, निवेशन, प्रतिस्थापन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। सिकल सेल एनीमिया इसका उदाहरण है, जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के निर्माण वाली जीन के छठे कोडोन GAG के क्षारक एडेनिन के यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाने से GUG बन जाता है। इससे ग्लूटेमिक अम्ल की जगह वेलिन कोडित होता है। फलस्वरूप
असामान्य हीमोग्लोबिन यहाँ पे असामान्य हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। ठीक है, वहीं पे देखिए प्रश्न संख्या 15 है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? उत्तर हो जाएगा वंशागति के क्रोमोसोमवाद को सटन और बोवेरी। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गला खराब है। ठीक है, तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद को सटन और बोवेरी ने 1902 में प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आता है। यहाँ पे किन्हीं दो अलिंग सूत्री आनुवंशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख करो। ठीक है, उत्तर में हो जाएगा मनुष्य के दो अलिंग सूत्री विकार अग्रलिखित हैं, जिसमें पहला है दात्र कोशिका अरक्तता। यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। जब अप्रभावी जीन समयुग्मकी, ठीक है, HbS अवस्था में होती है, तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वेलिन एमिनो अम्ल ले लेता है। असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर सकता तथा लाल रुधिराणु हंसिया के आकार के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में घातक रक्ताल्पता हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे विषम युग्मकी व्यक्ति सामान्य होते हैं, किंतु ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने पर इनके लाल रुधिराणु हंसिया के आकार के हो जाते हैं। HbA जीन सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए तथा HbS जीन दात्र कोशिका हीमोग्लोबिन के लिए है। ठीक है, तो वही यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे वही बात समझाई गई है, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। दूसरा में आता है यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। इसका लक्षण का अध्ययन सर्वप्रथम सर अर्चिबाल्ड गैरड ने किया था। ठीक है, फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल का उपयोग अनेक उपापचयी पथ में होता है। प्रत्येक पथ में अनेक एंजाइम भाग लेते हैं। किसी भी एक एंजाइम का निर्माण न होने से वह पथ पूर्ण नहीं हो पाता, जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है। एक अप्रभावी जीन के कारण फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण रुधिर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तथा इसका स्रावन मूत्र में भी होने लगता है। ठीक है, इस अवस्था को फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU कहते हैं। ऐसे बालकों में मस्तिष्क अल्प विकसित रह जाता है। यहाँ पे IQ का स्तर सामान्यतः इससे कम रहता है। ठीक है, तो ये लास्ट था। यहाँ पे देखिए प्रोटीन है, यहाँ पे फेनिलाइमिन है, यहाँ पे एंजाइम है, बेंजीन है, यहाँ पे टेरोसाइन है। आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर्स भी देखेंगे, परीक्षा उपयोगी और फ्यूचर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्ज़ाम की 12th ग्रुप। ठीक है, और ज्वाइन कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। बाय।